इस हल्दी घाटी के युद्ध के जो अलग अलग इतिहासकार है उनके अनुसार मैं आपको हल्दी घाटी युद्ध का परिणाम बताता हूं। हल्दी घाटी युद्ध का परिणाम। तो देखिए मित्रों, एक इतिहासकार आता है आपके गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा ने मित्रों हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है, इस युद्ध का परिणाम क्या बताया इसने, तो इसने कहा है मित्रों इसे अनिर्णायक युद्ध। गोपीनाथ शर्मा ने हल्दी घाटी के युद्ध को परिणाम क्या बताया मित्रों, अनिर्णायक युद्ध। अर्थात गोपीनाथ शर्मा कहता है कि भले ही इस युद्ध में अकबर की सेना है उसने है इस युद्ध में प्रताप की सेना को पराजित किया हो, लेकिन अकबर की विजय है उसकी पराजय से भी कम नहीं थी। भले ही अकबर है इस युद्ध में जीत गया हो, लेकिन अकबर की विजय है वो किसी पराजय से कम नहीं थी। अर्थात गोपीनाथ शर्मा ने इस युद्ध के परिणाम को क्या कहा मित्रों, अनिर्णायक युद्ध। क्या कहा है, अनिर्णायक युद्ध। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है, कर्नल जेम्स टोड कहता है मित्रों कि इस युद्ध में अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। अकबर का आवाज फिर भी नहीं आ रही क्या सभी मित्रों के पास, फिर आवाज नहीं आ रही है, आज क्या प्रॉब्लम हो गई, आवाज नहीं आ रही है, उल्टी आ रही है, सही है, कई कह रहे सही है, कई कह रहे नहीं आ रही है, उल्टी आ रही है। एक मिनट एक बार फिर मैं करता हूं क्लियर। सही नहीं आ रही क्या, आवाज क्लियर नहीं आ रही, टेक्निकल टीम थोड़ा एक बार फिर ध्यान दें। एक सेकेंड आप वेट कीजिए। अब क्लियर आ जाएगी। देखिए मित्रों, तो कर्नल जेम्स टोड कहता है मित्रों हल्दी घाटी युद्ध का जो मुख्य उद्देश्य था अकबर का वह था प्रताप को बंदी बनाना, लेकिन प्रताप न ही तो पकड़ा गया, न ही मारा गया, न ही बंदी बनाया गया और न ही उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। हल्दी घाटी युद्ध का मुख्य उद्देश्य क्या था, प्रताप को बंदी बनाना, लेकिन प्रताप न ही तो बंदी बनाया गया, न ही मारा गया, न ही पकड़ा गया और न ही उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। यह कथन किसका है, कर्नल टोड। तो युद्ध का मुख्य उद्देश्य प्रताप को बंदी बनाना था। युद्ध का मुख्य उद्देश्य क्या था, प्रताप को बंदी बनाना, लेकिन न ही प्रताप पकड़ा गया, न मारा गया और न ही उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। न ही अकबर की अधीनता अस्वीकार की। अब तो आ रही है क्या क्लियर आवाज, ठीक है मित्रों। तो एक प्रकार से कर्नल टोड के इस कथन से आप यह आशय लगा सकते हैं कि कर्नल टोड ये कहता है कि इस युद्ध में ऐसे अप्रत्यक्ष विजय हो, लेकिन विजय किसकी हुई है, प्रताप की विजय हुई है, क्योंकि जो युद्ध का उद्देश्य था अकबर का वह उस उद्देश्य में सफल नहीं हुआ किसी भी प्रकार से। नहीं तो प्रताप को बंदी बना पाया, नहीं उसे पकड़ पाया, नहीं उसे मार पाया और नहीं उसे अपनी अधीनता स्वीकार करा सका। फिर आवाज नहीं आ रही आज,
हमारे पास क्लियर आ रही है। देखिए दूसरे फोन में आपके पास ऐसे क्या प्रॉब्लम आ रही है आज? नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी बारिश की वजह से। देखिए अभी यहाँ पर एकदम क्लियर आ रही है आवाज। अब कईयों के क्लियर नहीं आ रही है, कईयों की क्लियर आ रही है। नेटवर्किंग प्रॉब्लम आपकी नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। देखिए मित्रों बाकी यहाँ पर एकदम क्लियर आ रही है। पास में फोन है वहां पर एकदम क्लियर आवाज आ रही है। चलिए देखिए आगे देखिए। तो ये कथन है कर्नल टोड का। एक इतिहासकार है डॉक्टर चंद्रशेखर। कौन है मित्रों? डॉक्टर चंद्रशेखर। और इस डॉक्टर चंद्रशेखर के अनुसार मित्रों विजय किसकी हुई? डॉक्टर चंद्रशेखर इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर है, इसके अनुसार किसकी विजय हुई थी? तो मित्रों इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर के अनुसार इस युद्ध में प्रताप की विजय हुई थी। हाँ, और मित्रों ये जो डॉक्टर चंद्रशेखर है वो किस आधार पर कहता है कि प्रताप की विजय हुई थी? तो मित्रों डॉक्टर चंद्रशेखर ये कहता है कि इस युद्ध के पश्चात जो हल्दी घाटी के आसपास की जो जमीनें हैं उन जमीनों के पट्टे हैं वो प्रताप के द्वारा जारी किए गए थे। और मित्रों जो जमीनों के पट्टे जारी करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राजा को होता है, सिर्फ और सिर्फ राजा को होता है। यदि प्रताप युद्ध में हार जाता तो हल्दी घाटी के जो आसपास की जमीनें हैं वहां के पट्टे अकबर के द्वारा जारी होते। और इस युद्ध में प्रताप विजय हुआ था, इसीलिए हल्दी घाटी के आसपास, हाँ जो हल्दी घाटी के आसपास की जमीनें हैं उनके पट्टे हैं वो किसके द्वारा है जारी किए गए थे? प्रताप के द्वारा जारी किए गए थे। ठीक है मित्रों, आवाज नहीं आ रही है एक बार फिर, ऐसा क्या हो गया आज? हाँ, नानूराम जी के पास स्पष्ट नहीं आ रही है, आवाज आ रही है नहीं भी आ रही है, तो आधे आधे मत आज। तो देखिए मित्रों, और चंद्रशेखर एक मत और देता है। चंद्रशेखर दूसरा मत क्या देता है? हाँ, चंद्रशेखर यह भी कहता है कि मित्रों हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात मेवाड़ में है जो मेवाड़ी सिक्के ही चले थे। यदि युद्ध में प्रताप की हार होती तो यहाँ पर मुगल सेने हैं, जो मुगल सिक्के हैं वो मुगल सिक्के चलते। इसलिए कहते हैं कि युद्ध में, हाँ अभी भी आवाज नहीं आ रही है क्या? अभी भी यही प्रॉब्लम है? डबल आ रही है आवाज, को नहीं आ रही? आ रही है, ठीक है। ऐसा क्या हो रहा है कि आधों के पास सही आ रही है, आधों के पास नहीं आ रही है, आवाज गूंज रही है। एक सेकेंड, टेक्निकल टीम इस दरवाजे को थोड़ा सा खोल दिया जाए, आवाज डबल हो रही है, आवाज डबल हो रही है। दोनों दरवाजे हैं वो खोल दिए जाए। आधों के पास सही आ रही है आज, आधों के पास डबल आ रही है। ये नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। देखिए मित्रों, तो फिर पूरों के पास सिगनल आती है, आधों के पास सही कैसे आ रही है? फिर नीलम जी बोल रहे हैं पूरी सही आ रही है आवाज, और हमारे पास जो फोन है उसमें भी एकदम क्लियर आ रही है।
अब देखिए मित्रों, आगे देखिए। हाँ, चंद्रशेखर के अनुसार प्रताप की क्या हुई थी मित्रों? विजय हुई थी। ठीक है, इसके बाद में देखिए एनसीईआरटी कक्षा 12। एनसीईआरटी मित्रों कक्षा 12 के अनुसार इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? प्रताप की विजय हुई थी। हाँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 के अनुसार मित्रों इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? सॉरी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 के अनुसार, कक्षा 12 जो राजस्थान सरकार की जो पुस्तक है कक्षा 12 की, उस कक्षा 12 के अनुसार मित्रों जो विजय बताई गई है वो किसकी हुई थी? प्रताप की विजय हुई थी। ठीक है मित्रों, तो ये देखो कुछ विद्वानों के कथन है। गोपीनाथ शर्मा इसे अनिर्णायक युद्ध कहता है। कर्नल टोर युद्ध का मुख्य उद्देश्य प्रताप को बंदी बनाना बताता है, लेकिन न ही तो बंदी बनाया गया, न ही पकड़ा गया और न ही मारा गया। आवाज लीक हो रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा आज क्या हो रहा है इनमें। चंद्रशेखर के अनुसार प्रताप की विजय हुई थी। मैंने बता दिया आपको, कारण भी बता दिया। चंद्रशेखर क्या कारण बताता है? हाँ, युद्ध के पश्चात प्रताप के द्वारा हल्दी घाटी की जमीनों की है वो पट्टे जारी किए गए थे। हाँ, इसके अलावा मेवाड़ी सिक्के हैं युद्ध के पश्चात चले थे, न कि मुगल सिक्के चले थे। एनसीईआरटी कक्षा 12 में प्रताप की विजय बताई गई है। अभी भी क्लियर नहीं आ रही है क्या? सबके पास यही प्रॉब्लम है क्या? हाँ, बीकानेर में सही आ रही है। चलिए अब आगे देखिए मित्रों, हल्दी घाटी के युद्ध को परिणाम, यानी जो हल्दी घाटी का युद्ध है, इस हल्दी घाटी के युद्ध को परिणाम को जानने के लिए इस युद्ध के परिणाम को जानने के लिए, हल्दी घाटी के युद्ध के परिणाम को जानने के लिए अकबर ने एक व्यक्ति को भेजा था, महमूद खां। इस महमूद खां को गोलकुंडा भेजा। हल्दी घाटी के हल्दी घाटी के युद्ध के परिणाम को जानने के लिए, हल्दी घाटी के युद्ध के परिणाम को जानने के लिए अकबर ने गोलकुंडा किसे भेजा? महमूद खां को। किसे भेजा? महमूद खां को गोलकुंडा भेजा था। हाँ, ठीक है। अब मित्रों ये गोलकुंडा जाकर है, इस युद्ध की जानकारी देता है किसे? अकबर को। अजमेर जाता है वापस। अजमेर जाकर ये महमूद खां से अकबर पूछता है कि युद्ध का परिणाम क्या रहा, युद्ध का परिणाम क्या रहा। तो महमूद खां कहता है कि महाराज जो मान सिंह है वो युद्ध में न तो प्रताप को बंदी बना सके, न ही पकड़ा गया प्रताप, न ही मारा गया। और वहां पर मान सिंह है वो गोलकुंडा में है, वो मुंह उतारे बैठे अपना। अब इसके पश्चात मित्रों जब मान सिंह और आसफ अली, मान सिंह और आसफ खां है, इस युद्ध के पश्चात जब अजमेर जाते हैं तो अकबर ने उनकी ड्यूटी बंद कर देती है। ड्यूटी अर्थात
उन्हें अपने दरबार में प्रवेश नहीं दिया था। हाँ, उन्हें अपने दरबार में प्रवेश नहीं दिया था, अर्थात अकबर मान सिंह से नाराज हो गया था। हाँ, अकबर है वो मान सिंह से नाराज हो गया था। क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही है? आधे बोले आ रही है। मेरे फोन में तो चालू ही नहीं, कुछ भी साउंड वगैरह बंद पड़ा है, नेट ही बंद पड़ा है मेरा फोन का। तो विक्रम सिंह कह रहे सही आ रही है, अलका जी बोल रहे सही आ रही है, नानू राम जी के पास नहीं आ रही है। क्या बात है, संगीता जी बोल रहे आ रही है, किसी के पास से नहीं आ रही है। हाँ, अब देखिए मित्रों, इसके पश्चात है कुछ समय के लिए अकबर मान सिंह से नाराज रहता है, उसे अपने दरबार में प्रवेश भी नहीं देता है। ठीक है। हाँ हाँ, इसके बाद में देखिए मित्रों, कुछ समय पश्चात अक्टूबर 1576 में, अक्टूबर 1576 में अकबर स्वयं मेवाड़ आता है। अकबर खुद आता है, अकबर स्वयं आता है। और साथ में कौन कौन आते हैं मित्रों? अक्टूबर 1576 में अकबर स्वयं आता है। कहां पर आता है? गोगुंदा में। अकबर स्वयं कहां पर आता है? गोगुंदा में आता है। और साथ में कौन कौन आता है? मान सिंह, भगवंत दास, मान सिंह, भगवंत दास और कुतुबुद्दीन खां। कुछ समय पश्चात अक्टूबर 1576 में कौन आता है मित्रों? अकबर स्वयं आता है और इन तीनों के नेतृत्व में गोगुंदा पर अधिकार कर लेता है। अकबर किस पर अधिकार कर लेता है मित्रों? गोगुंदा पर अधिकार किसका होता है मित्रों? अकबर का। और गोगुंदा पर अधिकार करके इसे मुजाहिद बेग को सौंप देता है। किसे सौंप देता है? मुजाहिद बेग को है अकबर इसे सौंप देता है। और इसी समय मित्रों अकबर ने उदयपुर का नाम परिवर्तित करके मोहम्मदाबाद रखा। इसी समय उदयपुर का नाम अकबर ने क्या रखा था? मोहम्मदाबाद। इसी समय अकबर ने उदयपुर का नाम परिवर्तित करके क्या रखा था मित्रों? मोहम्मदाबाद रखा था। ठीक है। इसके बाद में बात करें मित्रों, जब अकबर यहां से लौट जाता है, जब अकबर यहां से लौट जाता है, आगरा लौट जाता है इन तीनों के साथ, मान सिंह, भगवंत दास और मुजाहिद बेग के साथ वापस आगरा की तरफ लौट जाता है, तो पीछे से है वापस मेवाड़ी सेना है, वो मुजाहिद बेग को हराकर, वो है मेवाड़ी सेना मुजाहिद बेग को हराकर है वो गोगुंदा पर अधिकार कर लेती है। तो मुजाहिद बेग को हराकर मेवाड़ी सेना द्वारा मुजाहिद बेग को हराकर गोगुंदा पर अधिकार कर लिया जाता है। हाँ, तो एक बार वापस देखिए, अक्टूबर 1576 में अकबर स्वयं आता है यहाँ पर, किसके साथ? मान सिंह, भगवंत दास और कुतुबुद्दीन के साथ, कुतुबुद्दीन खान के साथ। गोगुंदा पर अधिकार हो जाता है अकबर का, मुजाहिद खान को गोगुंदा सौंप दिया जाता है और उदयपुर का नाम परिवर्तित करके मोहम्मदाबाद रख दिया अकबर ने। उसके पश्चात जैसे अकबर यहाँ से आगरा की तरफ जाता है तो महाराणा प्रताप ने मेवाड़ी सेना की सहायता से मुजाहिद खान को हराकर है वापस गोगुंदा पर अधिकार कर लिया जाता है। ठीक है मित्रों। तो देखिए मित्रों, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात है एक बार प्रताप ने अपनी अस्थायी राजधानी बनाई थी। एक अस्थायी राजधानी कौन सी बनाई थी?
प्रताप ने अपनी अस्थायी राजधानी किसे बनाया था? हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात प्रताप ने अपनी अस्थायी राजधानी किसे बनाया था? आवरगढ़ को। किसे बनाया था? आवरगढ़ को, जो कमलनाथ पर्वत पर है। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात प्रताप ने अपनी अस्थायी राजधानी आवरगढ़ को बनाया था, ध्यान रखना। हल्दी घाटी युद्ध से पहले जब प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था तो उस समय एक तो गोगुंदा राजधानी थी, गोगुंदा के पश्चात कुंभलगढ़ को बनाया था। ठीक है मित्रों, हल्दी घाटी युद्ध से पहले गोगुंदा और कुंभलगढ़ राजधानी थी। हल्दी घाटी के पश्चात अस्थायी राजधानी आवरगढ़ रही थी। अब आवरगढ़ के बाद में वापस कौन सी बन जाएगी? कुंभलगढ़। अब वापस कौन सी राजधानी बन जाएगी? कुंभलगढ़। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। जनरेटर को बंद करवाए क्या? हाँ, अब देखिए मित्रों, नेक्स्ट देखिए इसके बाद में। अब देखिए मित्रों, जब गोगुंदा पर वापस प्रताप का अधिकार हो जाता है तो अकबर है वो क्रोधित होकर अब की बार किसे भेजता है मित्रों? शाहबाज खां को। अर्थात कुंभलगढ़ पर आक्रमण के लिए किसे भेजता है? शाहबाज खां। हाँ, अब अकबर किसे भेजता है मित्रों? कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने के लिए किसे भेजता है? शाहबाज खां को। किसे भेजता है? शाहबाज खां। और शाहबाज खां कुंभलगढ़ पर कितने आक्रमण करता है मित्रों? 3। कितने आक्रमण करता है? 3 आक्रमण। प्रथम आक्रमण अक्टूबर 1577। शाहबाज खां का प्रथम आक्रमण कब होता है मित्रों? अक्टूबर 1577। और इस समय मित्रों जब शाहबाज खां का कुंभलगढ़ पर आक्रमण होता है तो उस समय मित्रों जो प्रताप है, ये कुंभलगढ़ दुर्ग है, वो मान सिंह सोनगरा को सौंपकर स्वयं है यहाँ से सुरक्षित स्थान पर निकल जाता है। पीछे से इस कुंभलगढ़ दुर्ग पर किसका अधिकार हो जाता है? शाहबाज खां का अधिकार हो जाता है। तो प्रताप कुंभलगढ़ दुर्ग से सुरक्षित स्थान पर निकल जाता है। दुर्ग पर शाहबाज खां का अधिकार हो जाता है। शाहबाज खां को जब मित्रों प्रथम बार भेजा जाता है अक्टूबर 1577 में, हाँ, तो उस समय प्रताप कुंभलगढ़ दुर्ग को है मान सिंह सोनगरा के हाथ सौंपकर है स्वयं यहां से सुरक्षित स्थान पर निकल जाता है। पीछे से दुर्ग पर है मित्रों शाहबाज खां का अधिकार हो जाता है। हाँ, इसके पश्चात देखिए मित्रों दूसरा आक्रमण और तीसरा आक्रमण। दूसरा और तीसरा आक्रमण मित्रों, ये दूसरा और तीसरा आक्रमण है वो 1578 में और 1582 में होता है, लेकिन दोनों ही क्या होते हैं? असफल होते हैं। अर्थात इस बार है प्रताप है इस शाहबाज खां के दोनों आक्रमणों को, हाँ, शाहबाज का है ये
इसके दोनों आक्रमणों को प्रताप है वो असफल कर देता है। दूसरा आक्रमण 1578, तीसरा होता है 1579 में। और मित्रों इन दोनों ही आक्रमणों में किसकी विजय होती है? प्रताप की विजय होती है। प्रताप का कुंभलगढ़ दुर्ग पर वापस अधिकार होता है। कुंभलगढ़ पर वापस अधिकार। हाँ ठीक है मित्रों। इसके पश्चात देखिए मित्रों, जब प्रताप यहां से कुंभलगढ़ से जाता है तो कुंभलगढ़ के युद्धों के पश्चात प्रताप की मित्रों जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर हो गई थी, अर्थात प्रताप के पास धन की कमी हो गई थी। जब प्रताप के पास धन की कमी हो गई थी तो प्रताप मित्रों कुंभलगढ़ से जाता है चूलिया गांव में, जो पड़ता है पाली में। तो चूलिया गांव में जाकर रहने लगता है। पाली में चूलिया गांव में चला जाता है कौन मित्रों? प्रताप चला जाता है। ठीक है। इसके पश्चात चूलिया गांव में इसकी मुलाकात किससे होती है? भामाशाह से। किससे होती है? भामाशाह और उसका भाई था ताराचंद, उन दोनों से प्रताप की मुलाकात होती है। और भामाशाह उस समय प्रताप को 25 लाख रुपए नगद देता है और 20,000 सोने की स्वर्ण मुद्राएं देता है। इस प्रकार प्रताप की सहायता करता है भामाशाह। इसीलिए भामाशाह को कहते हैं मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का दानवीर, मेवाड़ का कर्ण कहते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के पश्चात प्रताप कहा जाता है चूलिया गांव पाली में। कुंभलगढ़ के पश्चात कहां पर आता है? चूलिया गांव पाली में। और यहां पर प्रताप की मुलाकात किससे होती है? भामाशाह वह उसके भाई ताराचंद से। भामाशाह के द्वारा प्रताप को 25 लाख नगद वह 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाती है। अतः भामाशाह को कहते हैं मित्रों मेवाड़ उद्धारक। भामाशाह को मेवाड़ उद्धारक, मेवाड़ का कर्ण या मेवाड़ का दानवीर कहते हैं। और मित्रों यहीं पर प्रताप ने अपना जो प्रधान था वह प्रधान महासहानी के स्थान पर है, वो भामाशाह को अपना प्रधान नियुक्त किया था। भामाशाह को प्रधान बनाया। प्रताप ने अपना प्रधान है वो महासहानी के स्थान पर किसे बनाया मित्रों? वो बनाया था भामाशाह को। तो देखो मित्रों कुंभलगढ़ पर शाहबाज खां का आक्रमण होता है। हाँ कुंभलगढ़ पर शाहबाज खां का क्या होता है? आक्रमण होता है। हाँ ठीक है। हाँ राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक बताया था ना मैंने आपको सैनी जी। हाँ प्रथम आक्रमण अक्टूबर 1577 में होता है। ठीक है। इस समय कुंभलगढ़ पर अधिकार हो जाता है किसका? शाहबाज खां का। प्रताप है वो सुरक्षित स्थान पर निकल जाता है। दूसरा आक्रमण शाहबाज खां का 1578 में, तीसरा 1579 में। लेकिन दोनों ही आक्रमण है वो असफल रहते हैं। ठीक है। इसके पश्चात प्रताप चूलिया गांव पाली में जाते हैं। वहां पर भामाशाह से मुलाकात होती है। भामाशाह है मित्रों इनको है 25 लाख नगद देता है, 20,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर सहायता करता है। इसलिए भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। ठीक है। मेवाड़ का कर्ण या दानवीर कहते हैं। और प्रताप ने अपना प्रधान है वो है मित्रों भामाशाह है, उसको बनाया था महासहानी के स्थान पर। लीजिए स्क्रीनशॉट।
अब देखिए मित्रों, इसके पश्चात 1580 में अकबर किसे भेजता है मित्रों? 1580 में अकबर भेजता है अब्दुल रहीम खान ए खाना को। किसे भेजता है? अब्दुल रहीम खान ए खाना को भेजता है 1580 में। मित्रों अकबर किसे भेजता है? अब्दुल रहीम खान ए खाना को। और मेवाड़ का एक ठिकाना था उसमें शेरपुर, और इस शेरपुर नामक स्थान पर मित्रों यहाँ पर प्रताप ने क्या किया, इस अब्दुल रहीम खान ए खाना को है वो बंदी, तो प्रताप का जो पुत्र था अमर सिंह, कौन था मित्रों? अमर सिंह। ये अमर सिंह है मित्रों, इस समय है वो नेतृत्व करता है प्रताप की तरफ से, और अमर सिंह है इस रहीम खान ए खाना को बंदी बना लेता है। शेरपुर की घटना के अंतर्गत प्रताप का पुत्र कौन था? अमर सिंह। और अमर सिंह है मित्रों इस समय रहीम खान ए खाना को बंदी बना लेता है, उसकी बेगमों को भी बंदी बनाता है, और यहाँ पर इस रहीम खान ए खाना को बंदी बनाकर प्रताप के पास ले जाता है। और जब प्रताप के पास ले जाता है तो प्रताप इस अमर सिंह को कहता है कि अमर सिंह, जिस प्रकार से आपने इसे बंदी बनाकर लाया है, आप इस रहीम खान ए खाना को है वापस सह सम्मान के साथ है इसको है छोड़कर आइए, इसको मुगल ठिकानों में वापस सह सम्मान छोड़कर आइए। इस प्रकार मित्रों यहाँ पर प्रताप की उदारता का पता चलता है कि प्रताप कितना उदार था। उसने शत्रु सेना का जो सेनापति था रहीम खान ए खाना, उसका पुत्र बंदी बनाकर प्रताप के सामने ले आया था, लेकिन बाद में भी प्रताप ने यही कहा कि ये बंदी है, हमारी कैद में है, आप इसको सह सम्मान है मुगल ठिकाने में छोड़ कर आइए। उसके पश्चात मित्रों अमर सिंह इस रहीम खान ए खाना को है वो है सह सम्मान छोड़कर आता है। उसके पश्चात ये रहीम खान ए खाना प्रताप से बहुत प्रभावित होता है, उसकी उदारता से। उसके पश्चात ये रहीम खान ए खाना कभी भी प्रताप की तरफ आक्रमण करने के लिए नहीं आता है। ठीक है मित्रों, तो अमर सिंह ने इसे बंदी बनाया, लेकिन प्रताप ने इसे मुक्त करवा दिया। ठीक है मित्रों, अब मित्रों 1580 के पश्चात अब हम चलते हैं 1582 में। दिवेर युद्ध कौन सा है? दिवेर युद्ध कहां पर होता है? ये राजसमंद में। दिवेर का युद्ध कहां पर होता है मित्रों? राजसमंद में। ठीक है, अब मित्रों दिवेर का युद्ध होता है, यहां से प्रताप की विजयों का श्रीगणेश स्टार्ट होता है। इसे कहते हैं प्रताप की विजयों का श्री गणेश। प्रताप की विजयों का श्री गणेश है वो किस युद्ध से स्टार्ट होता है? दिवेर के युद्ध से होता है मित्रों, प्रताप की विजयों का श्री गणेश। अब मित्रों दिवेर का जो किलेदार था वह कौन था? दिवेर का किलेदार कौन था मित्रों? वह था अकबर का चाचा था सुल्तान खां। कौन था? अकबर का चाचा था सुल्तान खां। अकबर का चाचा कौन था मित्रों? सुल्तान खां। दिवेर का किलेदार कौन था? अकबर का चाचा सुल्तान खां था। ठीक है मित्रों, अब इस समय प्रताप था, और प्रताप का जो सेनापति था इस युद्ध में भी कौन था मित्रों? अमर सिंह है, वो है प्रताप का सेनापति था। इन दोनों का युद्ध था इस सुल्तान खां के साथ में मित्रों। और यहाँ पर है जो प्रताप है, ये प्रताप है, इसके जो ये चाचा सुल्तान खां था, इस चाचा सुल्तान खां को जो ये हाथी पर बैठा हुआ था, और प्रताप अपना है भाला फेंक कर है इसे कहते हैं कि हाथी से गिरा देता है। जैसे ही सुल्तान का हाथी से गिरता है उसके पश्चात में ये अमर सिंह है मित्रों, ये अपने भाला है, ये अपना भाला इस सुल्तान खां के आर पार है वो रोक देता है, और वहीं पर है अमर सिंह द्वारा सुल्तान खां की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। तो सुल्तान खां की हत्या किसके द्वारा कर दी गई? यहाँ पर अमर सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? अमर सिंह प्रताप का पुत्र था। इसने है मित्रों दिवेर अभियान के दौरान अपना भाला रोककर इसके छाती के आर पार कर दिया, और यहीं पर मित्रों सुल्तान खां की क्या हो गई मित्रों? मृत्यु हो गई। सुल्तान खां की क्या हो गई मित्रों? मृत्यु हो गई। प्रताप ने इस युद्ध में है मित्रों रक्षात्मक की जगह आक्रामक
आक्रामक अर्थात विस्तृत जो रणनीति है वो छापामार युद्ध प्रणाली है वो इसी युद्ध में अपनाई थी। ठीक है मित्रों, और इस युद्ध को कर्नल टोड ने क्या कहा है मित्रों? कर्नल टोड ने मित्रों दिवेर के युद्ध को क्या कहा है? जिस प्रकार कर्नल टोड ने है वो मैंने बताया था आपको, मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। किसे कहा था? हल्दी घाटी युद्ध को। हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। तो कर्नल टोड ने दिवेर युद्ध को क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन। क्या कहा है मित्रों? कर्नल टोड ने दिवेर युद्ध को क्या कहा है मित्रों? मेवाड़ का मैराथन। वैसे मित्रों जो मैराथन युद्ध की बात की जाए तो ये मैराथन युद्ध है 490 ईसा पूर्व हुआ था। 490 ईसा पूर्व मैराथन का युद्ध हुआ था फारस और एथेंस की सेना के मध्य, जिसमें 490 ईसा पूर्व एथेंस की सेना ने फारस को युद्ध में हराया था। किस युद्ध में? मैराथन के युद्ध में। और उसी मैराथन के युद्ध की तुलना इस कर्नल टोड ने किससे की है? दिवेर के युद्ध से। किससे की है मित्रों? दिवेर के युद्ध से। हाँ, तो ये हंसिका जी आप जो पूछ रहे हो ना, अमर सिंह कौन था? ये अमर सिंह प्रताप का पुत्र था। कौन था? प्रताप का पुत्र था। हाँ ठीक है। अब देखिए मित्रों, इसे कहते हैं मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। और इस युद्ध में कहते हैं कि प्रताप को है बांसवाड़ा इधर जो प्रतापगढ़ राज्य है वहां से भी प्रताप को क्या है वो सहायता मिली थी। तो प्रताप की विजयों का श्री गणेश यही से स्टार्ट होता है मित्रों। और इस युद्ध में प्रताप ने अकबर के चाचा सुल्तान खां को अमर सिंह के नेतृत्व में हराया था। और कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। ठीक है मित्रों? हाँ ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, ये हो गया मित्रों दिवेर युद्ध। अब अकबर का अंतिम अभियान। अकबर का अंतिम अभियान मित्रों, अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था? वो था जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में। जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में। आमेर का कौन था मित्रों? आमेर का जगन्नाथ कच्छावा है। ये भगवंत दास का भाई और मान सिंह का चाचा लगता था। जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में 5 दिसंबर कब भेजा गया? 5 दिसंबर 1584। 5 दिसंबर 1584 को प्रताप के विरुद्ध अकबर ने अंतिम अभियान किसके नेतृत्व में भेजा? जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में। यह एग्जाम में पूछा मित्रों कि अकबर ने प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान में किसे भेजा था? जगन्नाथ कच्छावा को। किसे भेजा था? जगन्नाथ कच्छावा को। लेकिन जगन्नाथ कच्छावा की मित्रों इस अभियान के दौरान मृत्यु हो गई थी बीच में ही। इस अभियान के दौरान जगन्नाथ कच्छावा की मृत्यु कहां पर हुई थी? वो हुई थी मांडलगढ़ में। कहां पर हुई थी मित्रों? मांडलगढ़ में। और मित्रों ये मांडलगढ़ कहां पड़ता है? आपका भीलवाड़ा में पड़ता है। और भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में जगन्नाथ कच्छावा की 8 खंभों की छतरी है। यहीं पर है जगन्नाथ कच्छावा की 8 खंभों की क्या है मित्रों? छतरी। यहीं पर जगन्नाथ कच्छावा की 8 खंभों की क्या है मित्रों? छतरी। तो जगन्नाथ कच्छावा की 8 खंभों की छतरी कहां पर है मित्रों? मांडलगढ़ में। ठीक है मित्रों। इसके पश्चात 1585 में, हाँ 1585 में प्रताप ने मित्रों जो 56 का मैदान वाला क्षेत्र है मेवाड़ में, उस 56 के मैदान को क्षेत्र को जीता। 56 के मैदानी क्षेत्र को जीता। 56 के मैदानी क्षेत्र को लोणा चावंडिया को हराकर 56 के मैदानी क्षेत्र को जीता। किसने? प्रताप ने। लोणा चावंडिया, हाँ लोणा चावंडिया है। इस लोणा, हाँ बिल्कुल, जगन्नाथ कच्छावा की जो छतरी है वो 32 खंभों की है भाई। कितनी है? 32। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी। हाँ जगन्नाथ कच्छावा की है 32 खंभों की। कितने मित्रों? 32 खंभों की छतरी है जगन्नाथ कच्छावा की। 8 खंभों की महाराणा प्रताप की है। ठीक है। हाँ तो 32 खंभों की छतरी ध्यान रखना जगन्नाथ कच्छावा की मांडलगढ़ में, 8 की नहीं ध्यान रखना। तो 1585 में 56 के मैदान को लोणा चावंडिया को हराकर जीता। किसे हराया? लोणा चावंडिया को हराकर। लोणा चावंडिया को हराकर 56 के मैदान को जीता। और उसके पश्चात मित्रों 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाया। 1585 में ही चावंड को अपनी राजधानी बनाया। चावंड को
राजधानी बनाया। 1585 में चावंड को अपनी क्या बनाया मित्रों? हाँ, राजधानी बनाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके पश्चात ध्यान रखना मित्रों, जो महाराणा प्रताप है, ये महाराणा प्रताप है सिर्फ और सिर्फ है मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को छोड़कर, मांडलगढ़ और चित्तौड़ को छोड़कर सभी क्षेत्रों पर, मांडलगढ़ और चित्तौड़ को छोड़कर है अपने खोए हुए जितने भी ठिकाने थे उन पर वापस अधिकार कर लिया था। किसने? प्रताप ने। मांडलगढ़ व चित्तौड़गढ़ को छोड़कर प्रताप ने वापस अपने सारे ठिकाने जीते। अर्थात मेवाड़ रियासत के जितने भी जो ठिकाने थे मित्रों, उनमें है प्रताप ने किस किस को छोड़कर, चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर है वो सारे के सारे, चित्तौड़ और मांडलगढ़ छोड़कर है सारे के सारे वापस जीत लिए थे। किसने? प्रताप ने। और चावंड जो राजधानी रही थी मित्रों, ये लगभग रही थी फिर 1614 तक। अर्थात मेवाड़ की जो राजधानी है, मेवाड़ की जो राजधानी है मित्रों, ये है लगभग 28-29 वर्ष तक चावंड रही थी। ठीक है, हाँ। तो एक बार वापस देखिए मित्रों, 1580 में अब्दुल रहीम खान ने खाना के नेतृत्व को असफल किया, प्रताप ने अमर सिंह के नेतृत्व में। उसके पश्चात में प्रताप ने इस रहीम खान ने खाना को वापस भी है छोड़कर अपनी उदारता का है परिचय दिया था। दिवेर के युद्ध में है अकबर के चाचा सुल्तान खां को मारा था अमर सिंह ने। प्रताप की विजयों का श्रीगणेश होता है। दिवेर के युद्ध में प्रताप ने आक्रामक नीति अपनाई थी और कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। किसे? दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। अकबर का अंतिम अभियान जगन्नाथ कछावा के नेतृत्व में 5 दिसंबर 1584 को भेजा जाता है मित्रों। मृत्यु मांडलगढ़ में हुई थी इनकी। किसकी? जगन्नाथ कछावा की मृत्यु है वो मांडलगढ़ में हुई थी। इसी अभियान के दौरान 32 खंभों की छतरी है वो मांडलगढ़ में बनी है। किस इसकी? जगन्नाथ कछावा की। 1585 में 56 के मैदानी क्षेत्र को जीता प्रताप ने और लोणा चावंडिया को हराकर चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो 1614 ईस्वी तक है वो राजधानी रही थी। मांडलगढ़ और चित्तौड़ को छोड़कर प्रताप ने अपने वापस सारे ठिकाने जीत लिए थे। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ, अब देखिए मित्रों, नेक्स्ट देखिए प्रताप की मृत्यु। मृत्यु का कोई प्रताप की 19 जनवरी 1597। प्रताप की मृत्यु का कोई मित्रों 19 जनवरी 1597। 19 जनवरी 1597 को मित्रों प्रताप की मृत्यु हुई थी। किस प्रकार हुई थी? धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ा रहा था। प्रताप है अपने धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ा रहा था और आत्मघाती हमले में धनुष से तीर है वो अपने शरीर पर लग गया था। इसके कारण प्रताप की वो मृत्यु हो गई थी और ये मृत्यु मित्रों 19 जनवरी 1597 को हुई थी। ठीक है, और प्रताप का जो दाह संस्कार है ये मृत्यु कहां पर हुई थी? चावंड में। मृत्यु तो कहां पर हुई थी मित्रों? चावंड में मृत्यु हुई थी। और इसका दाह संस्कार कहां पर किया गया था? बांडोली में। बांडोली उदयपुर में प्रताप का मित्रों दाह संस्कार किया गया था। मित्रों ध्यान रखना। और यहाँ पर प्रताप की 8 खंभों की छतरी है। 8 खंभों की छतरी है प्रताप की। वो केजड़ बांध के किनारे। कहां पर है? केजड़ बांध के किनारे। प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहां पर है मित्रों? केजड़ बांध के किनारे मित्रों है वो प्रताप की 8 खंभों की छतरी है। तो देखिए मित्रों प्रताप का जो जन्म है वो जन्म देखो विक्रम संवत की बात की जाए तो विक्रम संवत 1597 में हुआ था और इनकी मृत्यु देखो ईस्वी सन 1597 में। तो प्रताप एक ऐसा शासक हो गया जिसकी मृत्यु भी देखो 1597 में और जन्म भी 1597 में। वो इस प्रकार तो देखिए इनका जन्म है वो विक्रम संवत 1597 में हुआ था। इनकी मृत्यु है वो 1597 ईस्वी सन में हुई थी। इस प्रकार ऐसा शासक हो गया जिसकी मृत्यु और जन्म है वो एक ही वर्ष, लेकिन वो वर्ष किसमें? ईस्वी और
विक्रम संवत में अलग अलग है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, वैसे जन्म 1540 में हुआ था वो, लेकिन ईस्वी सन थी 1540 में। आप 57 वर्ष ऐड करोगे तो किस में आ जाएगा, विक्रम संवत में। तो विक्रम संवत में जन्म कब हुआ था, 1597 में इनका जन्म हुआ था विक्रम संवत में, और इनकी मृत्यु ईस्वी सन में कब हुई, 1597 में। और विक्रम संवत में निकालनी है तो 1597 में आप 57 वर्ष और कर दो, 57 वर्ष इसमें ऐड कर दो, वो आपके आ जाएगा जो भी है, ठीक है। चलिए मित्रों, अब मित्रों जो दूसरा अड्डा है, दूसरा अड्डा, ये दूसरा अड्डा है मित्रों, ये दूसरा अड्डा जो कवि था किसका दरबारी था, दूसरा अड्डा है मित्रों, ये किसका दरबारी कवि था, अकबर का दरबारी कवि था। और प्रताप की जब मृत्यु हुई थी मित्रों, तो मृत्यु के पश्चात ये दूसरा अड्डा लिखता है, ये अकबर के दरबारी कवि था। और दूसरा अड्डा इस बात का उल्लेख करता है मित्रों कि जब प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर को मिला था, प्रताप की मृत्यु का समाचार किसे मिला था, अकबर को मिला था। तो अकबर को जैसे ही उसके दरबारियों ने बताया कि आज है आपके सबसे बड़े विरोधी प्रताप की मृत्यु हो गई है, तो इस समाचार को सुनकर है अकबर एकदम निस्तब्ध रह गया। अकबर क्या गया, एकदम निस्तब्ध रह गया, और उसकी आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगे। अकबर की आंखों से अपने आप ही क्या निकलने लगे, आंसू निकलने लगे। उनके दरबारियों ने पूछा भी कि स्वामी, आपका सबसे बड़ा जो शत्रु था, जो आपकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा था, आज आप उसकी मृत्यु पर इस प्रकार आंसू क्यों बहा रहे हो। तो लेकिन अकबर कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। अकबर है वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। अकबर की आंखों से सिर्फ और सिर्फ है वो आंसू निकले जा रहे थे। इसका अंदाजा आप ये लगा सकते हो कि प्रताप कितना महान शासक था, जिसकी मृत्यु पर उसका सबसे बड़ा विरोधी जो मुगल था, वह भी उसकी मृत्यु पर अपने आंसू नहीं रोक पाया था। तो प्रताप की मृत्यु पर है मित्रों, ये अकबर भी अपने आंसू नहीं रोक पाया था। और अकबर है वह खुद इसकी जो प्रताप की महानता से इतना प्रभावित था कि इसकी मृत्यु पर अपने आंसू भी नहीं रोक पाया था। हाँ, तो ये विरुद्ध छतरी और कीर्तार बावनी ग्रंथ है, दूसरा अड्डा ने लिखा था। मैंने आपको साहित्य में पढ़ा दिया, ये कोरोना के फूफा जी पूछ रहे 10 बार कमेंट कर दिया है। मैंने आपको ये साहित्य में बताया था ना, विरुद्ध छतरी और कीर्तार बावनी ग्रंथ, ये दूसरा अड्डा ने लिखे हैं, ठीक है। हाँ, दूसरा अड्डा के ग्रंथ है ये। चलिए अब देखिए मित्रों, प्रताप के इसके बाद में सांस्कृतिक उपलब्धियां देखते हैं। प्रताप की सांस्कृतिक उपलब्धियां, हाँ, तो इसके दरबार में देखो मित्रों, प्रताप के दरबारी विद्वान कौन था, प्रताप का दरबारी विद्वान। तो प्रताप का दरबारी विद्वान था मित्रों चक्रपाणि मिश्र। कौन था, प्रताप का दरबारी कौन था मित्रों, चक्रपाणि मिश्र। और इस चक्रपाणि मिश्र के कितने ग्रंथ आते हैं देखो, एक तो आता है मुहूर्तमाला। मुहूर्तमाला ग्रंथ किसने लिखा मित्रों, मुहूर्तमाला ग्रंथ इसी ने लिखा। विस्मय वल्लभ किसने लिखा, विस्मय वल्लभ ग्रंथ भी इसने लिखा। हाँ हाँ, ठीक है। उसके पश्चात मुहूर्तमाला, विस्मय वल्लभ, और इसके पश्चात एक आता है राज्याभिषेक पद्धति। मुहूर्तमाला, विस्मय वल्लभ, हाँ, मुहूर्तमाला, विस्मय वल्लभ और राज्याभिषेक पद्धति, ये ग्रंथ किसके मित्रों, चक्रपाणि मिश्र के, जो प्रताप का दरबारी विद्वान था। मित्रों प्रताप का दरबारी संगीतज्ञ कौन था, प्रताप का दरबारी संगीतज्ञ, तो प्रताप का दरबारी संगीतज्ञ था मित्रों, उसका नाम है माला साधु। कौन था, माला साधु। ये कौन था, प्रताप का दरबारी संगीतज्ञ था, जिसने एक ग्रंथ लिखा है। माला साधु ने कौन सा ग्रंथ लिखा, राणा प्रताप रा झूलना, राणा प्रताप रा झूलना। तो मित्रों राणा प्रताप रा झूलना ग्रंथ किसने लिखा है, माला साधु ने। किसने लिखा है, माला साधु ने लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रताप के समकालीन एक और था मित्रों विद्वान, वह कौन था मित्रों, हेमरतन सूरी। कौन था, प्रताप के समकालीन एक और कौन था मित्रों, हेमरतन सूरी। और हेमरतन सूरी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है मित्रों, हेमरतन सूरी ने मित्रों लिखा है गोरा बहादुरी चौपाई। गोरा
बादलरी चौपाई, ये ग्रंथ किसने लिखा मित्रों? हेमरतन सोरी ने। ये भी प्रताप के समकालीन था। तो मित्रों ये ध्यान रखना, प्रताप के काल के 3 विद्वान हैं, इन तीनों विद्वानों के नाम और इनके ग्रंथ ध्यान रखना। चक्रपाणी मिश्र ने लिखे मुहूर्तमाला, विश्वावल्लभ राज्याभिषेक पद्धति। दरबारी संगीतज्ञ कौन था प्रताप का? माला साधु। और माला साधु ने मित्रों कौन सा ग्रंथ लिखा? राणा प्रताप रा झूलना। हेमरतन सूरी ने इसके काल में कौन सा ग्रंथ लिखा मित्रों? गोरा बादलरी चौपाई। ठीक है मित्रों। आप देखो मित्रों, एक कविता है पाथल पीतल। पाथल पीतल, पाथल पीतल कविता किसने लिखी थी मित्रों? पाथल पीतल कविता मैंने बताया था ना, वो कन्हैया लाल सेठिया। किसने लिखी थी? कन्हैया लाल सेठिया ने पाथल पीतल कविता लिखी थी। और पाथल इसमें मित्रों, हाँ, पाथल किसके कहा गया है? प्रताप को। पाथल किसे कहा गया है? प्रताप को है मित्रों पाथल कहा गया है। पित्तल किसे कहा गया है? पित्तल पृथ्वीराज राठौड़ को। किसे कहा गया है? पृथ्वीराज राठौड़ को। और आपने वो इसके माध्यम से कविता भी सुनी होगी, हाँ, हरे घास हरे रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो। हरे घास हरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो चीख पड़ियो राणो रो सोयो दुख जाग्यो। नानो सो अमरो चीख पड़ियो राणा रो सोयो दुख जाग्यो। अर्थात जब हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात जब प्रताप जंगलों में निवास कर रहा था, तो उस समय कहते हैं कि प्रताप ने है अपने पुत्र अमर सिंह को एक है घास की रोटी बनाकर दी थी। लेकिन वो घास की रोटी एक बन बिलावड़ा आता है और बन बिलावड़ा है उस घास की रोटी को खाकर खा लेता है, या घास की रोटी को अमर सिंह से छीन कर ले जाता है। तो अमर सिंह है वो भूख के मारे है वो जोर से चिल्लाता है। अमर सिंह है वो भूख के मारे जोर से चिल्लाता है। और इसके पश्चात प्रताप का जो सोया हुआ दुख है वो दुख जानता है कि मैं मेरे पुत्र का भी है वो भरपेट यहाँ पर जीवन यापन नहीं कर पा रहा हूँ, धिक्कार है मेरी स्वाधीनता पर। मैं मेरे पुत्र का जीवन भी है वो भरपेट उसको खाना भी नहीं खिला पा रहा हूँ। इसके पश्चात में मित्रों एक जनश्रुति भी चलती है। एक जनश्रुति आपने सुनी होगी, क्या चलती है कि एक बार पृथ्वीराज जो राठौड़ है ये अकबर के दरबार में विद्वान था, और पृथ्वीराज राठौड़ है वो अकबर के पास जाता है। तो अकबर क्या कहता है उसमें? अकबर कहता है पृथ्वीराज राठौड़ को कहता है कि आपके प्रताप ने तो मेरी है अधीनता स्वीकार कर ली। आपके प्रताप ने तो मेरी क्या कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली। और इस समय पृथ्वीराज राठौड़ को दुख होता है। यानी ये जनश्रुति के अनुसार बता रहा हूं, पृथ्वीराज राठौड़ को दुख होता है। फिर पृथ्वीराज राठौड़ मित्रों प्रताप को पत्र लिखता है। पृथ्वीराज राठौड़ है प्रताप को क्या लिखता है? पत्र लिखता है। और पत्र में लिखता है, हाँ, पत्र में क्या लिखता है कि मैंने तो सुना है। प्रताप को पत्र कौन लिखता है? पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ है क्या करता है, क्या लिखता है उसमें कि मैंने तो सुना है कि सूरज का जिस प्रकार पश्चिम में उगना असंभव है, जिस प्रकार सूरज का पश्चिम में उगना असंभव है, उसी प्रकार प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करना या प्रताप द्वारा अकबर को बादशाह कहना क्या है? असंभव लगता है। हे दीवान, आगे क्या लिखता है? हे दीवान आप मुझे बताइए कि क्या मैं अपनी मुच्छों पर ताव दूं? क्या मैं अपनी मुच्छों पर ताव दूं या अपनी तलवार से अपने ही शरीर पर वार करूं? ये कौन लिखता है? पृथ्वीराज राठौड़ लिखता है। बदले में मित्रों प्रताप क्या लिखता है इसे? बदले में से क्या लिखता है? प्रताप क्या लिखता है कि आप बेफिक्र रहिए, सूरज जिस दिशा में उगता है, जिस दिशा में उगता है उसी दिशा में सूरज उगेगा। मेरे द्वारा उस तुर्क को कभी भी बादशाह नहीं कहा जाएगा। मेरे द्वारा उस तुर्क को कभी भी बादशाह नहीं कहा जाएगा। आप अपने मुझों पर ताव है यूं ही देते रहिए और मैं कभी भी अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। ये कथन किसने कहा? प्रताप ने कहा था। तो ये जनश्रुति के अनुसार चलता है। इसके अलावा मैंने मित्रों आपको चित्रकला पढ़ाई थी, तो चित्रकला में बताया था प्रताप के बारे में। जो चावंड चित्रकला शैली है, वो चावंड चित्रकला शैली किसके समय पनपी थी? वो महाराणा प्रताप के समय चावंड चित्रकला शैली है उसकी शुरुआत हुई थी। प्रताप के समय एक चित्रकार था निसारदीन नामक चित्रकार है, ये निसारदीन प्रताप के समय था। ढोला मारू जो चित्र था वो चावंड शैली का था, जो है दिल्ली में रखा गया था। तो मित्रों ये प्रताप के बारे में हमने जितनी भी जानकारियां हैं वो थी, आपको अधिक से अधिक जानकारियां देना है। उसमें अधिक से अधिक जितनी भी जानकारियां, जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने आपको बताए हैं। तो मित्रों इसी के साथ जो प्रताप है इसका यहीं पर एंड होता है। इसके बाद नेक्स्ट शासन होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।